नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस में टिकट टेस्ट निकाय में बनाएगा बेस्ट। कांग्रेस तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी लगातार कोशिश कर रही है, जो अच्छी बात है, कि आप मध्य प्रदेश में अपनी पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग करें और वो मकाम हासिल करने की कोशिश करें जिसे कहा जाता है सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना। रास्ता आसान नहीं है, चुनौतियों से भरा है, और चुनौतियों से भरा इसलिए भी है कि सामने बीजेपी है जो तमाम चुनौतियों के बाद भी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में चुनौतियां नहीं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं बीजेपी में, लेकिन बीजेपी अपनी उन चुनौतियों पर बहुत ही रिफाइंड फिनिशिंग के साथ लास्ट लेग ऑफ द इलेक्शन जो होता है उसमें वो एक अलग ही रूप में सामने आती है और इसके लिए वो बड़े फैसले भी करती है। और यही वजह है कि कांग्रेस अपने पारंपरिक रूप के साथ एक बहुत टक्कर देने वाले प्रतिद्वंदी के रूप में तो हमेशा मध्य प्रदेश के चुनावी रण में मौजूद रही है, लेकिन वही अंतिम चरण जो चुनाव का है वो कांग्रेस पर भारी पड़ता है, चाहे वो टिकट वितरण हो, चाहे वो पार्टी की सो कॉल्ड इनफाइटिंग हो, और चाहे पार्टी का बूथ स्तर तक का मैनेजमेंट हो। लेकिन कांग्रेस अब इन सारी कमज़ोरियों को बहुत अच्छे से समझकर उन्हें दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जाहिर है जादू की कोई छड़ी उसके पास नहीं है कि बरसों बरस में बने बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे के मुकाबले खुलेपन के लिए पहचानी जाने वाली कांग्रेस एक ऐसा काडर खड़ा कर दे जो बीजेपी को मजबूत टक्कर दे। सवाल ये भी पूछा जाता है कि आप सब कुछ कर लेंगे तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा कोई संगठन लाएंगे जो चुनाव में बीजेपी की पर्दे के पीछे से ही सही लेकिन ज़बरदस्त मदद करता है। तो कई सवाल हैं। सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट और फिर इसी पर आज का मुद्दा यानी आज की डिबेट। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई बड़ी बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। नेताओं से सुझाव मांगे गए और संगठन को अलर्ट मोड पर रखा गया। पार्टी ने तय किया है कि इस बार उम्मीदवारों का चयन स्थानीय स्तर पर होगा। जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी मिलकर संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार करेंगे, जिसे प्रदेश नेतृत्व के सामने रखा जाएगा। कांग्रेस का मानना है कि स्थानीय समीकरण, जन स्वीकार्यता और जीत की क्षमता को आधार बनाकर ही मजबूत उम्मीदवारों का चयन किया जा सकता है। कुल मिलाकर इस बार टिकट का फैसला सिर्फ नेताओं की पसंद नहीं, जमीनी रिपोर्ट तय करेगी। इंटरनल मीटिंग थी और इसमें भविष्य में किस तरीके से स्थानीय चुनाव में पार्टी को निर्णय लेने चाहिए इस पर आपस में संवाद था और मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण संवाद आए हैं और उसको लेकर पार्टी बहुत गंभीर है और आने वाले समय में इसके परिणाम मिलेंगे। जो पहले नेता लोग यहाँ थोप दिया करते थे ऊपर से, ये भी बात सामने आई है कि स्थानीय स्तर पर जिला अध्यक्ष और प्रभारी मिलकर और सभी लोगों से नवाचार करके एक ऐसा कैंडिडेट का फार्मूला तैयार करें जिसकी आवश्यकता पीसीसी में आने की न पड़े। कई ऐसे आए जो भाजपा से मिलकर नगरीय प्रशासन की सरकारें चला रहे हैं, वहाँ के स्थानीय नेता, उनकी भी लिस्टिंग करने की बात आई है। कांग्रेस की रणनीति का दूसरा बड़ा पहलू अनुशासन है। पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि पिछले चुनावों में बगावत करने वाले, संगठन विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे नेताओं और पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। बूथ से लेकर जिला स्तर तक फीडबैक जुटाने की तैयारी है, जिससे सिर्फ वही चेहरे आगे आएं जो संगठन और जनता दोनों की पसंद हो। हालांकि कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी सवाल भी उठा रही है और तंज भी कस रही है। चुनाव के ठीक पहले ये बात करना कि स्थानीय स्तर पर ही टिकट तय होंगे, ये हमेशा कांग्रेस कहती, लेकिन पालन नहीं करती, क्योंकि गुटों में बटी कांग्रेस है, क्षेत्रों में बटी कांग्रेस है, नेताओं में बटी कांग्रेस है। इसलिए ये खंड खंड जो कांग्रेस है, ये कहती कुछ और है और करती कुछ और है। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन को मजबूत करने, बागियों पर लगाम लगाने और स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। निकाय चुनाव अभी दूर है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस बार टिकट सिर्फ पहचान के आधार पर नहीं, परफॉर्मेंस, फीडबैक और संगठन के भरोसे पर मिलेगा। अब देखना होगा कि टिकट का ये टेस्ट कांग्रेस के लिए जीत का बेस्ट फार्मूला बनेगा या नहीं।
तो आपने देखा, चलिए हमारे सवाल देख लीजिए। क्या फीडबैक के बाद निकाय चुनाव में कांग्रेस ज़मीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देगी? क्या निकाय चुनाव में कांग्रेस का नया प्रयोग सत्ता की राह खोल पाएगा? क्या जिताऊ उम्मीदवार और कांग्रेस संगठन के वफादार चेहरे एक ही होंगे? ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात करिए। स्टूडियो में हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता, स्पोक्स पर्सन अवनीश बुंदेला जी, बहुत स्वागत है। मनोज सैनी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, मनोज का स्वागत है। और डॉक्टर वाणी आहलूवालिया हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी की और स्पोक्स पर्सन हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। मनोज, कैसे देखते हैं कांग्रेस की तैयारियां? कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है आगे बढ़ने के लिए, और सही बात भी है, क्यों छोड़नी चाहिए उसे। और युवा नेतृत्व है और वो कोशिश ये भी करती है कि बीजेपी की जो चुनौतियां हैं उसका भी उसको फ़ायदा मिले, और बाकी अपने को जितना वो मजबूत कर सकती है वो मजबूत करे। ये कोशिश कुछ ज़मीन पे उतरती हुई आपको नज़र आ रही है। बहुत बढ़िया थॉट है, बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि आप जिस तरह से प्रभारी बनाकर मूल्यांकन कर रहे हैं। कैसे देखते हैं निकाय चुनाव की इन तैयारियों को? देखिए, निकाय चुनाव तो जब भी होते हैं तो वो विधानसभा से पहले होते तो सेमीफाइनल ही कहलाते हैं, और वहाँ से एक तरह से अगला जो चुनाव होने वाला होता है, जिसे विधानसभा का चुनाव कहा जाता है, तो उसकी तस्वीर साफ नज़र आती कि कैसा अगला चुनाव होगा। तो दोनों दल बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इस बार एक बड़ा परिवर्तन है कि कांग्रेस, जैसा हम लगातार कहते रहे हैं, कि फील्ड पर भी मौजूद है। और मुझे तो कई बार शरद जी ये लगता है, मतलब इसको कहने में कोई शक नहीं, जैसे आज ही मैं देख रहा था तो कांग्रेस में बड़ी भारी भीड़ भाड़ नज़र आ रही थी, इस तरह की बैठ के जब बीजेपी में होती वहाँ भी नज़र आती। लेकिन अब बीजेपी की बजाय, बीजेपी सत्ता में है पर बीजेपी की बजाय कांग्रेस में भी खूब कार्यकर्ता दिखते रहते। तो इसका मतलब ये भी है कि कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भी है, और जिस तरह राहुल गांधी ने जो सृजन उनका कार्यक्रम हुआ उसके जरिए जिलाध्यक्षों को जो एक तरह से कहा जाए तो उनकी भूमिका बड़ी प्रधान बनाई, तो उसका असर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए पार्टी ने तय किया है कि जिलाध्यक्ष प्रभारी मिलकर नगरीय निकाय के जो भी उम्मीदवार होंगे वो तय करेंगे, वो पैनल बनाएंगे, फिर यहाँ आएंगे। हालांकि ये कवायद पहले भी होती रही है, और कई बार जब आपके बहुत प्रयास होते हैं तो उसमें से ये निकालना पड़ेगा कि क्या वो प्रयास वाजिब है, नहीं तो कई बार आप प्रयास बहुत करते रहिए, और कांग्रेस के साथ यही दिक्कत होती है। लेकिन इस बार बहुत अलग तरह की तैयारियां हैं, कांग्रेस की भी है, बीजेपी तो हमेशा तैयार रहती है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी कह दिया बीजेपी ने कि अब नगर निगम में भी वो एक तरह से कहा जाए तो एल्डरमैन बनाने जा रहे हैं, तो वो भी उसी की तैयारियों का हिस्सा है। पर कांग्रेस में आज जो मैं देख रहा था, अलग अलग कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहा था, तो ऐसा लगता है कि बहुत गंभीर है वो निकाय चुनाव के लिए। अभी हाल ही में चोट हुई है राज्यसभा को लेकर, तो मुझे लगता है उसका असर भी आज की बैठक में दिखाई दे रहा था। निश्चित तौर पर। चलिए रुक करते हैं बीजेपी की तरफ कि डॉक्टर वाणी आहलूवालिया क्या राय रखती हैं कांग्रेस की इन तैयारियों पर, और क्या उनका नज़रिया और उनकी सोच है। डॉक्टर आहलूवालिया, बहुत तैयारी है कांग्रेस की, और होनी भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की जो शक्ति है और बीजेपी की जो संगठनात्मक मजबूती है उसे देखते हुए छोटी मोटी तैयारी की आवश्यकता है भी नहीं। निश्चित तौर पर चुनावी रण रोचक होना चाहिए, यही कोशिश दोनों दलों की होती भी है और होनी भी चाहिए। कैसे देखती हैं आप कांग्रेस की इन तैयारियों को? मैं शरद जी, आपको, मनोज जी को, बुंदेला जी को और आपके श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद। देखिए, चुनाव हो या हमारे कोई हम गेम खेल रहे हैं, तो सेमीफाइनल हो या फाइनल, खेलना और चुनाव लड़ना तो उसी रोमांच के साथ होना चाहिए, पूरे समर्पण के साथ होना चाहिए। पर आप देखिए ना, कांग्रेस के घर में तो अंधेरा होता है और वो रोशनी बाहर तलाशने जाते हैं। कितने ऐसे उदाहरण हैं जो हमने देखे हैं कि ये तैयारी तो बखूबी बहुत जोर शोर से दिखाते हैं, पर असलियत में तो कुछ और ही होता है। गुटों में, खेमों में बटी हुई कांग्रेस जब ये समझेगी कि राजनीति सेवा और समर्पण है और पद एक दायित्व है, तब जाकर मुझे लगता है एक परिवर्तन होएगा। ऐसे परिवर्तन लाना संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में तो कई वफादार हैं पर संतुलन नहीं है। और जब से माननीय जितू पटवारी जी ने कमान संभाला है तो उन्होंने इस प्रदेश में कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ किया है। आप जानते हैं ना कि कई दिग्गजों को दरकिनार कर दिया, कई जो दूसरे गुटों में अलग ही खेल दिखाई देता है। तो कांग्रेस को पहले तो अपनी विचारधारा, अपनी रणनीति, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनका सहयोग, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
जी। जो दिखते नहीं हैं हमें जमीनी स्तर पर। दो बातों पे मैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया की बातें मेरे जहन में अटकी हैं बुंदेला साहब। पहली बात जो उन्होंने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है कि कांग्रेस में अनेक वफादार हैं लेकिन संतुलन नहीं है। कार्यकर्ता को आवश्यकता है सम्मान की, रिकॉग्निशन की, जो अगर मिल जाए। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और अपोजिशन की तरफ से आई हुई एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। जी सर, देखिए मैं सबसे पहले आज बात कहना चाहूँगा कि जिस विषय पर हम बैठे हैं, आप जो कह रहे हैं, वाणी अहलूवालिया जी कह रही हैं, उस बात का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वो अहलूवालिया जी का देखने का नज़रिया, ये उनका परसेप्शन है, ऐसा कांग्रेस में नहीं है। हम कहते सेम ये चीज़, ये दुर्दशा कार्यकर्ताओं की भाजपा में है। ठीक है सर। अब मैं आज की डिबेट ओपन करता हूँ सर। आप जैसे देखें, आज जो हमारा जो मीटिंग थी, देखिए हम सबसे पहले हमने भारतीय जनता पार्टी से आगे बढ़ते हुए हमने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी सर। ये आप भी मानेंगे इस चीज़ को। और सर सबसे बड़ी बात, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में पिछली बार 2022 में जो चुनाव हुए थे, हमको सर अच्छी सफलता मिली थी। उस समय आप देखें सर, कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये चुनाव हुए थे, तो सर आप देखें 57 साल बाद हमने जो है ग्वालियर महापौर का चुनाव जीता था, 57 साल बाद। और लगभग जबलपुर की सीट जब से बनी थी, लगभग 30-35 साल बाद वो हमने पहली बार हमने जबलपुर की सीट जीती थी। इसके आप देखें, हमने हमारे शून्य महापौर थे जब 2022 के पहले 0 पे थे हम लोग। कमलनाथ जी के समय हमें 5 महापौर हमको दिए कमलनाथ जी ने सर। इसके अलावा 2 महापौर ऐसे थे, उज्जैन और बुरहानपुर, हम बहुत बॉर्डर पे 200-500 वोटों से हारे। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी बात, 16 से भाजपा 7 पर आई थी, एक आम आदमी पार्टी ने भी जीता था। तो हम ये मानते हैं कि इस बार के चुनाव हमारे लिए और उत्साहजनक हैं। आप नगरपालिका में भी देखें तो मैं टीकाउन से जहाँ से आता हूँ सर, वहाँ हमने 22 साल बाद हमने 25 साल बाद हमने वहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव जीता था। ये बात अलग है, भाजपा ने कुचर करके ऐसे कई जगह के जो नगरपालिका अध्यक्ष महापौरों को अपदस्थ कर दिया है। तो सर मैं ये मानता हूँ, जैसे जीतू पटवारी हैं आज, तो जीतू पटवारी जी का सर एनर्जी लेवल आप देखें, देखने लायक बनता है। हमें पूरी उम्मीद है कि जीतू पटवारी जो हैं जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, और क्योंकि सर देखिए ये उनकी यूएसपी है। किसान, लोग कहते हैं कि किसान नेता, जीतू पटवारी खुद किसान हैं, देसी व्यक्ति हैं। जो भी उन पर आरोप प्रत्यारोप भाजपा लगाती, उल्टे वो आरोप भाजपा पर ही भारी पड़ते हैं। अभी वो वेयर हाउस वाला हुआ सर, वो खुद ही, वो जो कौन थे, नागाई जी थे, कौन थे, वो खुद ही घिर गए उस विषय में। तो सर आप देखें कि जीतू पटवारी जी का ये अपने उनका एक स्ट्रेंथ है, और जिस ढंग से वो लीड कर रहे हैं। अभी मनोज सैनी जी की बात का मैं पूरा सम्मान करता हूं कि सैनी साहब ने भी इस बात पर मोहर लगाई कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस, हकीकत में आज हम देखें हमारे कार्यालय में सर हमको पार्किंग नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे भीड़ ज़्यादा है। क्योंकि लोगों को उम्मीद है नगरीय निकाय चुनाव में इस बार सबको उम्मीद है कि जीतू पटवारी 5 से 10, हमारी जो 5 सीटें थी महापौर की, हो सकता है जीतू पटवारी इस बार 10 कर दें, और पूरी उम्मीद है 10 सीटें हमारी आएंगी महापौर में। और नगरीय निकाय में भी, नगर पालिका की मैं बात करूं सर, हमारे 34 नगर पालिका में अभी हमारे अध्यक्ष हैं। पूरी उम्मीद है जीतू पटवारी जी इसको भी डबल करेंगे। और मैं दावा करता हूं कि जिस तरह से इंदौर के भागीरथपुरा में दुर्दशा हुई है कि जहरीला पानी पीने से 36 लोग मर गए, और चाहे वहाँ के महापौर हों, उनकी भी सबने व्यवहार देखा, उनका भी संवेदनहीनता देखी, कैलाश विजयवर्गीय की संवेदनहीनता देखी कि किस तरह से बात करते पत्रकारों से, किन शब्दों का प्रयोग करते। पूरी उम्मीद है सर इस बार इंदौर में आप देखें हाथ का पंजा खिलेगा सर, कमल का फूल मुरझाएगा। आप देखिएगा जीतू पटवारी जी इंदौर से आते हैं, और उनके नेतृत्व में आप देखिए इंदौर हम इतिहास रचने जा रहे हैं जी। तो सर हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार के नतीजे बड़े अच्छे होने वाले हैं। और शायद इसीलिए आज जो बैठक रखी गई, सबसे 1-to-1 जीतू पटवारी जी ने सभी वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा की, वहाँ की समस्याओं को जाना कि जैसे कई जगह समस्या ये भी सर के नगरपालिका अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, सरकार ने वित्तीय पावर उनके छीन लिए हैं। तो उस पर सर कई जगह ये होता है कि उनको सरकार के दबाव में काम करना पड़ता है। शुभकामनाएं आपको भी हैं और बीजेपी को भी हैं। आप अच्छे से नगरीय निकाय में भी भिड़िए, और भिड़िए से मतलब अच्छे ढंग से अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करिए, और जितना अच्छा चुनाव होगा, जितना संतुलित चुनाव होगा, उतना आनंद आएगा। क्योंकि एक तरफा चुनाव कभी भी आनंद लेकर न लोकतंत्र के लिए न जनता के लिए। मनोज, 2-3 चुनौतियां जो नज़र आती हैं जी। पहली चीज़ तो है कि कांग्रेस चलती है तो एक तरफा चलती है। राहुल जी जिसे भी फ्री हैंड देते हैं तो पूरा फ्री हैंड रहता है। कमलनाथ जी को फ्री हैंड दिया 18 में, तो जो निर्णय था वो निर्णय था। बहुत बड़ी क्षति हुई सिंधिया जी के जाने के रूप में, लेकिन कांग्रेस ने उसको, टॉप लीडरशिप ने भी उसको बर्दाश्त किया।
राजस्थान में भी चलता रहा सचिन पायलट अशोक गहलोत, लेकिन अशोक गहलोत के पक्ष में था। ये अभी हमने अपवाद देखा कर्नाटक, डीके शिव कुमार, शायद इन अनुभवों को। कांग्रेस के लिए हमेशा ये समीक्षक कहते हैं कि युवा और वरिष्ठ दोनों का समन्वय लीजिए। आप एक तरफा मत चलिए कि जिला अध्यक्ष ने रिकमेंड कर दिया, आप सीनियर से भी पूछिए। ये प्रणाली संभव अब दिखती नहीं है। तो जिला अध्यक्षों का आकलन कितना होगा, वो अपने वरिष्ठों का सम्मान करके उनकी राय को, अच्छी राय को, बेहतर राय को कितना शामिल, ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा। आज एक नया फैक्टर मुझे दिखाई दिया कि बहुत दिनों बाद जयवर्धन सिंह एक तरफ बैठे थे, एक तरफ प्रियव्रत सिंह बैठे थे। उससे पहले एक अलग तरह की ये लीडर्स एक बैठक हुई। प्रियव्रत तो नजर नहीं आ रहे थे, जयवर्धन तो लगातार सक्रिय बने रहते, लेकिन इस तरह से बिठालना शायद ये उसी का हिस्सा है कि अब हम, आप सीनियर जो लोग हैं वो पीछे से काम तो करते रहे, लेकिन आपके जो भी बाकी लोग हैं, परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनको साथ लेकर चलेंगे। और यदि कांग्रेस इस लाइन पर चल गई आगे, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, तो फिर ये कह सकते हैं कि बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस मैदान में होगी। लेकिन शरद जी, होता वही है। अभी हाल ही में हमने मीनाक्षी नटराजन का मामला भी देखा, कुछ चूक हो जाती है कांग्रेस के भीतर, और उसके बाद राहुल गांधी की जो मंशा है वो वही है कि जो मैंने तय कर दिया। अनुशासन पर बहुत फोकस है कांग्रेस का लगातार। अभी कल हम देख रहे थे, कल परसों में बैठा हुआ था एक कार्यक्रम, तो जीतू पटवारी ने एक नेता को मेरे सामने कहते हुए सुना, सुनिए आप, जो भी होगा आगे के लिए मैं अनुशासन में ही रहना पड़ेगा, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसका मतलब है कि राहुल गांधी ये समझकर चल रहे हैं कि हमें इन चीज़ों को, जो जहाँ गलतियाँ हुई है उन चीज़ों को ठीक करना होगा। लेकिन पिछले निकाय के चुनाव के परिणाम को हम देखते शरद जी, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा था। बनस्पत चूंकि सत्ता में बीजेपी थी, लेकिन बीच में 20 में चली गई थी, तो वही तैयारियाँ हैं। लेकिन मानकर चलिएगा कि बहुत अच्छा सेमीफाइनल होने जा रहा है, जो तस्वीरें दिखाई। बस चुनौती यही है कि दोनों टीमों का मिजाज अलग है, तो उनके कैप्टन्स और उनके टॉप स्ट्रैटेजिस्ट उसके हिसाब से रणनीति बनाएं। कांग्रेस रातों रात बीजेपी नहीं हो सकती, ना बीजेपी कांग्रेस हो सकती है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? कांग्रेस के कार्यकर्ता को जितना डांटेंगे डपटेंगे, उसका आक्रोश उतना बढ़ेगा। आप उसको जितना अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे, अगर आपका स्वर ऊंचा हुआ तो ये तय मानिए कि मीडिया को एक स्टोरी मिल जाएगी। ये जो चुनौतियां, मैं नहीं कहता ये अच्छी बातें हैं, लेकिन ये रातों रात दूर होने वाली चीज़ें नहीं हैं। इनको टैकल करने का तरीका सीनियर लीडर्स के साथ सीखना होगा, और इसमें दिग्विजय सिंह जी की महारत का कोई जवाब नहीं, जिनको 2018 में हमने देखा था पंगत में संगत जी। अरे तुम इधर आओ यार, तुम मेरे को मुक्के मार लो, मैं पंचिंग बैग हूँ, इधर आओ इधर आओ, क्या हो गया? ऐसा बोलने वाले बीजेपी में बहुत हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, एक सघन परंपरा है। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया, कार्यकर्ता को जो पार्टी अच्छे से सुन लेती है वो चुनाव की कसौटी सहित तमाम कसौटियों को पार कर जाती है। बीजेपी में ये परंपरा बड़ी अच्छी रही है, लेकिन अब वहाँ भी कहा जाता है कि स्थितियाँ बदल रही हैं, बहुत अधिक संख्या बढ़ गई है, किस किस को सुना जाए। कैसे देखती हैं आप इस चुनौती को विद इन दी पार्टी, बीजेपी में भी और कांग्रेस पर भी एक टिप्पणी? जी। मैं शरद जी, मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस चीज़ में कि कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते मुझे लगता है सबसे छोटी इकाई में जो कार्यकर्ता है उसका समर्पण, उसका भाव, उसके लिए हम जो रिस्पेक्ट है, जो आदर है, जो सम्मान है, वो सुनिश्चित होता है भारतीय जनता पार्टी में। आप देखिए, हमारी तो जो सेल काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, वहाँ प्रतिदिन एक कोई वरिष्ठ नेता होता है जो कार्यकर्ताओं की दुख सुख सुनता है, उनकी परेशानियों का आंकलन करता है। पर 100 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी, आप देखिए उनका जो ग्राफ है वो किस कदर नीचे गिरता गया है। देखिए, कमल तो कीचड़ में भी खिलेगा, पर कांग्रेस का पंजा, मुझे ऐसे लगता है कि इनकी खुद का आंकलन, ये राहुल गांधी के चश्मे उतार कर कार्य पद्धति को देखना, वरिष्ठों के अनुभव और युवा शक्ति का जो एक जोश होता है, जो उनके अंदर जो एक एनर्जी होता है, उसका आंकलन करते हुए उसे स्वीकारना, ये जितू पटवारी की रूपरेखा काम करने की बिल्कुल नहीं है। जितू पटवारी जब से कमान संभाले हैं, कई वरिष्ठों को दरकिनार किया है। या आप अगर अभी राज्यसभा के चुनाव देखेंगे तो वो एक बिल्कुल जीवंत उदाहरण है कांग्रेस के किस प्रकार से। क्या पहली बार था जो इन्होंने वो फॉर्म भरा था? क्या इन्होंने 100 वर्षों में कभी भी कोई चुनाव की प्रक्रिया दायर नहीं की? तो किस प्रकार से आपस में, गुटों में, खेमों में ये एकदम
बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंची हुई इनकी कार्य पद्धति है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने एक वाक्य कहा कि कार्यकर्ताओं का दुख सुख सुनते हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोर्ट्स में जानना चाहता हूं कि सुनते हैं और दुख सुख सुनते हैं, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि वो दुख सुख सुनते हैं या सुनते हैं, लेकिन चाहे बीजेपी हो, तो उनको जो कार्यकर्ता आते हैं तो उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उस जिले में जो कार्य पद्धति होनी चाहिए, कुछ कार्य रुके हुए हैं उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी ने अपने आंख कान दरवाजे सब खुले रखे हैं कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के समर्पण कि वो हमारी विचारधारा की जीवंत इकाई है। इसलिए 24 घंटे 7 दिन कार्य पद्धति में जुटे हुए कार्यकर्ताओं का सम्मान मुझे लगता है हमारे लिए सर्वप्रथम होता है। एक आप ही की पार्टी की तरफ से एक वाकया मुझे हमेशा याद रहता है कि शिक्षा मंत्री के यहाँ 90 के दशक की बात होगी, कुछ कार्यकर्ता पार्टी के पहुँचते हैं, मिलने नहीं दिया जाता है, गार्ड से कुछ हुज्जत हो जाती है गेट पर। वो कार्यकर्ता बहुत दुखी होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्यालय आते हैं, स्टेट हेडक्वार्टर, कुशाभाऊ ठाकरे जी से कहते हैं कि सर आज तो बहुत ही अनर्थ हो गया, ठाकरे जी हम लोग आज बहुत अपमानित अनुभव कर रहे हैं। 10 मिनट के भीतर प्रदेश अध्यक्ष, संबंधित शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तीनों बीजेपी कार्यालय में होते हैं। ये होता है कार्यकर्ताओं का दुख सुख सुनना। ये परंपरा 90 से आगे निकलकर 2000 से आगे निकलकर 2005, 15, 2020, 26 तक चलती रहेगी अगर, तो बीजेपी भी एक बहुत ताकत से आगे बढ़ेगी। अवनीश जी। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करूं कि जो संगठन सृजन के माध्यम से जो मनोज जी ने कहा, वास्तविकता में सर वो कांग्रेस के लिए एक बहुत ही लाभकारी चीज साबित हो रही है। राहुल गांधी जी ने जो संगठन सृजन के हिसाब से संगठन गढ़ा और जीतू पटवारी जी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वो आने वाले समय बहुत ज़्यादा आप देखें कांग्रेस को लाभ पहुँचाने वाली है। और देखिए जहाँ तक टिकटों के वितरण की बात है, तो कमलनाथ जी के समय में भी आप देखें तो कमलनाथ जी के समय विधायकों की टिकट भी भोपाल से फाइनल। कमलनाथ जी की सुनी तो जाएगी ना इस बार दिल्ली, अरे क्यों नहीं सुनी जाएगी। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह दो ऐसे नेता हैं जिनको कोई दरकिनार नहीं, वो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे प्रदेश की राजनीति में। तो सर आप देखें पूरे टिकट जो है भोपाल से तब भी बटे तो आज भी बटे। हाँ, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष पर उनकी भूमिका पक्के में सर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि संगठन सृजन के माध्यम से निकल कर आए। बाकी सर मैं कहूँगा आदरणीय हमारी जो वाणु अहलुवालिया जी, सर जित का थोड़ा पढ़ के नहीं आउट हैं सर। ये 100 साल की पार्टी कह रही हैं, 140 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी, हम ये कह रही 100 साल अध्ययन करूँ करे दीदी तनक, है ना। और दूसरी बात, अब जो कह रही नहीं कहते पार्टी के कार्यकर्तन की समस्या सुनबे के लाने को बैठा भैया, वो बेचारो हम गोपाल भार्गव है, वो कर हम 10,000 दिना से विधायक हमें मंत्री नहीं बनाओ, वो की सुन लो। वे अजय बिश्नोई हैं, बेरवे अजय बिश्नोई पता नहीं काका कतरा ट्वीट कर करके उनकी सुन लो। अरे मैडम 5 स्टार में बैठ के और जी आप जी जो AC में बैठ के चर्चा करती ना, इससे नहीं जलती है। ये प्रदेश जो है मैडम, ये प्रदेश आदिवासियों का प्रदेश है, ये प्रदेश जो है मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का प्रदेश है। हमें मालूम है आप लोग एलीट क्लास के लोग हैं, यू कम फ्रॉम द एलीट क्लास, यू डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द मध्य प्रदेश, दैट्स व्हाई यू आर मेकिंग दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि समस्या सुनने का कौन है आपके यहाँ समस्या सुनने के लिए। प्रदेश कार्यालय आपका खाली पड़ा रहता है, पत्रकार जो आते हैं पत्रकारों को बाइट देने वाले कोई नहीं मिलते, आप करें आपके समस्या सुनने वाले बैठे हैं। चलिए मैं थोड़ा अध्ययन करिए मैडम। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया अपनी मातृभाषा में बोले हैं, आपकी मातृभाषा शायद पंजाबी होगी, तो 2-4 जरा मुंडे नाल आप भी समझा दीजिए जी कुछ। मैं जवाब बिल्कुल, हाँ जी अवनीश जी नु मैं बिल्कुल जवाब दे सकती अरे ਅਸੀਂ भी जवाब दे देंगे। जवाब सुनिए। अरे सृजन ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ है ना, तो तुसी विसर्जित हो चुके हो, इस करके ही तुसी यू नो दैट इज व्हाई यू वांट टू रिजुविनेट योरसेल्व्स। और अविनाश, अवनीश जी,
मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी करना सिर्फ एक कांग्रेसी प्रवक्ता कर सकता है। मेरा बहुत अनुभव है, कई चैनल्स पर बैठने के बाद इस प्रकार के व्यक्तिगत अनुभव करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी जाति और धर्म के आधार पर देश के अंदर राजनीति नहीं की है। हमारी परिभाषा ज्ञान की परिभाषा है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, और इसी परिभाषा को रेखांकित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए नक्शे कदम पर हम सब कार्यकर्ता अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं। ये आपके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपकी विचारधारा आती है इटली से, आपकी मीडिया की सामग्री आती है दूसरे देश से, आपके वोटर आते हैं तीसरे देश से। तो जब आप वोटर तो आपके मोबिलाइज होते हैं, करते हैं, वोटर आपके मोबिलाइज होते हैं मैडम। आप 200 करोड़ रुपए दान के आप लोग चुराते हैं मंदिर में से, रामराजा सरकार के राम मंदिर से 200 करोड़ आप चुराते हैं, महाकाल के नाम पर घोटाले आप करते हैं। आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे, चलिए आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हैं मैडम? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप तीनों मेहमानों का, और मेरी शुभकामनाएं फिर हैं बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ। आप बहुत अच्छे से, मध्य प्रदेश की बड़ी अच्छी परंपरा है कि यहाँ तमाम अभी राजनीति में बहुत कटुता आ गई है, बहुत एग्रेशन आ गया, लेकिन डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी की आवाज़ में जो मिठास है और अवनीश जी की बुंदेली जिस तरह खनकती है सम्मान के साथ, वो ये बताती है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस विचार की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों को लेकर कभी पीछे नहीं हटेंगे और एक दूसरे की मान रक्षा में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।